हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड इस टाइम हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12th का इकोनॉमिक्स का 2023 का जो क्वेश्चन पेपर है उसका सॉल्यूशन इस समय हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें मेरा ये 10वां लेक्चर वीडियो है। 9 लेक्चर वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूं एंड दिस इज माय 10th लेक्चर वीडियो। और मैं उम्मीद भी करती हूं कि आपने पिछले जो 9 लेक्चर वीडियो हैं वो देख भी लिए होंगे। अगर नहीं देखे तो कोई बात नहीं, बट इस लेक्चर के बाद जरूर उन लेक्चर वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, मैंने बहुत डिटेल में 2023 का जो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पेपर है वो डिस्कस कर रही हूं। ठीक है, एंड लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ना मैं आपको एक इंपॉर्टेंट कह लीजिए एडवाइस, एक इंपॉर्टेंट सजेशन भी देना चाहती हूँ। एक्चुअली काफी स्टूडेंट मुझसे कमेंट सेक्शन में बुक्स के रिगार्डिंग पूछते हैं कि मैम क्लास 12 की प्रिपरेशन के लिए, बोर्ड की एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए कोई अच्छी बुक बता दीजिए। तो मेरी नजर में ये बुक आई है, ओसवाल गुरुकुल की ये बुक है, काफी अच्छी बुक है। ये मोस्ट लाइकली सीबीएसई की क्वेश्चन बैंक है एंड ये डिफरेंट सब्जेक्ट्स में अवेलेबल है। जैसे अगर मैं कॉमर्स स्ट्रीम की बात करूं तो ये कॉमर्स स्ट्रीम के जैसे 3 मेन सब्जेक्ट हैं, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एंड बीएसटी। ये तीनों की ही सेपरेट ये बुक मार्केट में अवेलेबल है एंड ये काफी अच्छी बुक है। इवन मैं अपनी जो ऑफलाइन क्लासेस हैं उसमें मैं इन्हीं बुक से बच्चों को आजकल पढ़ा रही हूँ, तो आप ये बुक एक बार रेफर कर सकते हैं। ठीक है, एंड दिस बुक इज एज पर द लेटेस्ट सिलेबस इशूड ऑन 31 मार्च 2023। जो लेटेस्ट सिलेबस सीबीएसई ने इशू किया है उसके अकॉर्डिंग ये बुक लिखी गई है एंड काफी इजी लैंग्वेज में है। जो स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन है वो भी बहुत अच्छे हैं, तो जरूर एक बार ये बुक आप देखिएगा। ठीक है, एंड एक बात और बहुत अच्छी है इस बुक की कि इसमें हर टाइप के क्वेश्चन, जैसे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है, केस स्टडी, न्यूमेरिकल, हर टाइप के क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं। ठीक है, और बहुत सिंपल लैंग्वेज में इसका आंसर डिस्कस हुआ है, तो एक बार ये बुक देख सकते हैं। जैसे इसका मैं फर्स्ट पेज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसका ये जैसे अकाउंटेंसी का फर्स्ट पेज है, इकोनॉमिक्स का है, बीएसटी का, तो ये फर्स्ट पेज है। तो इसमें जो क्वेश्चंस है वो चैप्टर वाइज डिवाइडेड है। जैसे ये चैप्टर 1 है तो सबसे पहले इस चैप्टर 1 की समरी है, शॉर्ट में समरी दी गई है और उसके बाद इसके क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। और क्वेश्चन हर टाइप के, एमसीक्यू, शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप, न्यूमेरिकल, केस स्टडी, एसर्शन रीजनिंग वाले जो क्वेश्चन है वो हर टाइप के क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं। तो जरूर आप एक बार ये बुक देख सकते हैं। और एक चीज और है, ओसवाल का टेलीग्राम का चैनल भी है, तो वो भी आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इससे आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन में हेल्प मिलेगी। क्योंकि वहां पे फ्री मॉक टेस्ट अवेलेबल है, फ्री मॉक टेस्ट अवेलेबल है। देखिए, जितना ज्यादा मॉक टेस्ट लगाएंगे, जितना ज्यादा सैंपल पेपर वगैरह प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो इसीलिए वहां पे फ्री मॉक टेस्ट अवेलेबल है, स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। तो जरूर आप ये जो ओसवाल का जो टेलीग्राम चैनल है ये जरूर ज्वाइन करिएगा, लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और अगर ये बुक परचेज करनी है तो इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ओके, तो चलिए फिर आज का लेक्चर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हमें क्वेश्चन नंबर 22 से स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 22, पिछले जो 21 क्वेश्चन है वो हम पिछले लेक्चर वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज हमें क्वेश्चन नंबर 22 से स्टार्ट करना है। तो क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द बेनिफिट अक्रूइंग फ्रॉम गोल्डन रिवॉल्यूशन। तो क्वेश्चन कह रहा है कि गोल्डन रिवॉल्यूशन का कौन सा बेनिफिट नहीं है। ठीक, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, यहां पर आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द बेनिफिट, यानी इनमें से कौन सा बेनिफिट नहीं है, किसका गोल्डन रिवॉल्यूशन का बेनिफिट नहीं है। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। और मैं एक बार ऑप्शन आपके लिए रीड कर देती हूं। सबसे पहला क्या है, इंक्रीज इन इनकम ऑफ द फार्मर्स। नेक्स्ट इज इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ मिल्क एंड रिलेटेड प्रोडक्ट। नेक्स्ट इज इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। नेक्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट ऑफ विमेन्स इन रूरल एरिया। ठीक, तो ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा गोल्डन रिवॉल्यूशन का बेनिफिट नहीं है, गोल्डन रिवॉल्यूशन का बेनिफिट कौन सा नहीं है। ठीक, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज गोल्डन रिवॉल्यूशन इज ऑल अबाउट, यानी गोल्डन रिवॉल्यूशन है क्या, किसके बारे में है। ठीक, तो सबसे पहले चलिए बता देती हूँ, ये जो गोल्डन रिवॉल्यूशन है बेसिकली इंडिया में 1991 से लेके 2003 तक का जो ड्यूरेशन था। ठीक है, इंडिया में 1991 से लेके 2003 तक का जो ड्यूरेशन था इसको कहा गया द पीरियड ऑफ गोल्डन रिवॉल्यूशन। इसको क्या कहा गया, इसको कहा गया द पीरियड ऑफ गोल्डन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। और ये गोल्डन रिवॉल्यूशन बेसिकली किससे रिलेटेड है, दिस इज रिलेटेड विद प्रोडक्शन ऑफ, एक बार मैं लिखती हूं यहाँ पे, दिस इज रिलेटेड विद प्रोडक्शन ऑफ हनी
एंड हॉर्टिकल्चर, हनी एंड हॉर्टिकल्चर। ये जो गोल्डन रिवॉल्यूशन है ये किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है प्रोडक्शन ऑफ हनी एंड हॉर्टिकल्चर, ठीक है। एंड दिस इज द पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन इन इंडिया। इंडिया में जो हरित क्रांति आई थी, एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन हुआ था, ये उसका पार्ट है, ठीक है। हॉर्टिकल्चर मतलब तो समझ रहे हैं ना, हॉर्टिकल्चर मतलब होता है प्रोडक्शन, हॉर्टिकल्चर मतलब होता है प्रोडक्शन, यूटिलाइजेशन, यूटिलाइजेशन, मेरी राइटिंग अच्छी नहीं बन रही है, प्रोडक्शन, यूटिलाइजेशन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप। जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स होती हैं, जैसे वेजिटेबल हुआ, फ्रूट्स हुआ, स्पाइसेस हुए, और जो मेडिसिन वाले जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, उनका प्रोडक्शन, उनका यूटिलाइजेशन और उनका इंप्रूवमेंट, ठीक है, दिस कम्स अंडर हॉर्टिकल्चर, ये हॉर्टिकल्चर में आता है, ठीक है। तो गोल्डन रिवॉल्यूशन इज ऑल अबाउट प्रोडक्शन ऑफ हनी एंड हॉर्टिकल्चर। ये बात समझ में आई? गोल्डन रिवॉल्यूशन किसके बारे में है? गोल्डन रिवॉल्यूशन इज ऑल अबाउट प्रोडक्शन ऑफ हनी यानी शहद एंड हॉर्टिकल्चर यानी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का प्रोडक्शन करना, यूटिलाइज करना, इंप्रूव करना, इससे रिलेटेड है गोल्डन रिवॉल्यूशन, ठीक। और इसी के साथ मुझे एक क्वेश्चन याद आ रहा है, आपके लिए एक क्विज है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, कहीं से भी गूगल करिए, बुक में वैसे मिल जाएगा आपको। आप बताइएगा कि हु इज कंसीडर एज अ फादर ऑफ गोल्डन रिवॉल्यूशन? हु इज कंसीडर एज अ फादर ऑफ गोल्डन रिवॉल्यूशन? ये जो गोल्डन रिवॉल्यूशन था, इसका फादर किसे कंसीडर किया जाता है, किन्हें माना जाता है, ठीक। दिस इज द क्विज, ये क्विज है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। चलिए अब मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, तो गोल्डन रिवॉल्यूशन समझ में आ गया क्या है? तो अब मेरे ख्याल से आप इसमें से देख सकते हैं कि कौन सा इसका बेनिफिट नहीं है। तो गोल्डन रिवॉल्यूशन की वजह से हुआ क्या? गोल्डन रिवॉल्यूशन की वजह से इंक्रीज इन द इनकम ऑफ फार्मर, फार्मर की इनकम बढ़ी, हाँ बढ़ी। फिर क्या हुआ? इंक्रीज इन प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल। तो हाँ, गोल्डन रिवॉल्यूशन की वजह से फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का प्रोडक्शन भी बढ़ा, एक्सपोर्ट भी बढ़ा, और इससे क्या है, विमेन्स को एम्प्लॉयमेंट भी मिला, रूरल एरियाज में विमेन्स को एम्प्लॉयमेंट भी मिला। तो ये तीनों तो बेनिफिट हैं, लेकिन ये जो लिखा हुआ है ना ऑप्शन बी जो लिखा है, इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ मिल्क एंड रिलेटेड प्रोडक्ट, तो दिस इज रिलेटेड विद मिल्क और रिलेटेड प्रोडक्ट का जो प्रोडक्शन बढ़ा, ये किससे रिलेटेड है? याद आ रहा है ये किससे रिलेटेड है? दिस इज रिलेटेड विद व्हाइट रिवॉल्यूशन, याद है ना, व्हाइट रिवॉल्यूशन। ये जो मिल्क एंड उससे रिलेटेड प्रोडक्ट का जो प्रोडक्शन बढ़ाता है, ये व्हाइट रिवॉल्यूशन था, ठीक है। तो ये गोल्डन रिवॉल्यूशन या ग्रीन रिवॉल्यूशन नहीं था, दिस इज व्हाइट रिवॉल्यूशन, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी जो है वो क्या है? दिस इज नॉट द बेनिफिट ऑफ गोल्डन रिवॉल्यूशन। गोल्डन रिवॉल्यूशन से ये नहीं हुआ था, ठीक है। ए हुआ था, सी हुआ था, डी हुआ था, बी नहीं हुआ था, ठीक। तो बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फ्रॉम द सेट ऑफ द इवेंट्स गिवन इन कॉलम 1 एंड द करस्पॉन्डिंग ईयर इन कॉलम 2 चूज द इनकरेक्ट पेयर। इनकरेक्ट पेयर आपको चूज करना है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मैच नहीं कराना है, ये ऑलरेडी पेयर्ड है, ये ऑलरेडी पेयर्ड है, आपको इनकरेक्ट बताना है कि इसमें से गलत कौन सा है, इनकरेक्ट पेयर कौन सा है, ठीक है। ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ ईयर्स दिए गए हैं तो आपको बताना है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला है इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे इन इंडिया। इंडिया में रेलवे कब इंट्रोड्यूस हुआ था? तो बता दूं कि रेलवे वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडिया बाय ब्रिटिश। इंडिया में रेलवे किसने इंट्रोड्यूस किया था? ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है, ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस किया था। किस ईयर में? 1850 में, ठीक है। तो रेलवे वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडिया बाय ब्रिटिश इन ईयर 1850, ठीक है। लेकिन ये जो रेलवे का कह लो ऑपरेशन जो शुरू हुआ था, इट स्टार्टेड इन 1853। कुछ बुक्स में 1853 दिया हुआ है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। जो इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे है दैट इज इन 1850। 1850 में रेलवे इंट्रोड्यूस हुआ था बाय ब्रिटिश इन इंडिया, लेकिन उसका ऑपरेशन शुरू हुआ था 1853 से, ठीक है। एंड नो डाउट हम जानते हैं कि रेलवे से क्या हुआ था, इंडियन इकोनॉमी पे बहुत मेजर चेंज आए थे, इंडियन इकोनॉमी में बहुत मेजर चेंज आए थे। तो यानी ये तो सही है, इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे इन इंडिया 1850, ठीक है, ये वाला तो सही है। हमें गलत ढूंढना है ना। अगला देखते हैं। तो अगला क्या है? इनकॉर्पोरेशन ऑफ टिस्को। अगला क्या है? इनकॉर्पोरेशन ऑफ टिस्को, यानी टिस्को जो कंपनी है वो कब इनकॉर्पोरेट हुई थी? टिस्को, ठीक। तो सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, ये टिस्को का फुल फॉर्म क्या है? टिस्को का फुल फॉर्म है टाटा, आई से आयरन, एस से बताइए, एस से क्या होगा? स्टील एंड कंपनी, टाटा आयरन एंड स्टील, सीओ से कंपनी,
सीओ से कंपनी। तो टिस्को का फुल फॉर्म क्या है? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। एंड दिस इज द ओल्डेस्ट, जो टिस्को है ना, इसकी खास बात सोचिए, इसमें टिस्को क्यों पूछा जा रहा है? बिकॉज दिस इज द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट, दिस इज द ओल्डेस्ट एंड द लार्जेस्ट स्टील कंपनी ऑफ इंडिया। इंडिया की सबसे पुरानी कंपनी है, टाटा की ये सबसे पुरानी कंपनी है, ठीक है। तो टिस्को इज द ओल्डेस्ट कंपनी ऑफ इंडिया एज वेल एज द लार्जेस्ट स्टील कंपनी ऑफ इंडिया। इंडिया की सबसे ओल्डेस्ट स्टील एंड लार्जेस्ट स्टील कंपनी है टिस्को, इसीलिए यहाँ पे स्पेशली टिस्को के बारे में पूछा गया है। एंड टिस्को वॉज एस्टैब्लिश इन ईयर 1907। टिस्को कब स्टैब्लिश हुआ था? 1907 में जमशेदपुर में, जमशेदपुर जो आज झारखंड में है, ठीक है, जमशेदपुर में टिस्को को स्टैब्लिश किया गया था। जमशेदपुर, ठीक है, जमशेदपुर में स्टैब्लिश हुआ था, ठीक है, जमशेदपुर जो आज झारखंड में है। और रीजन क्या था टिस्को को स्टैब्लिश करने का? रीजन था कि उस एरिया में जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा एबंडेंट आयरन ओर्स एंड कोल रिजर्व उस एरिया में थे, तो उनको यूटिलाइज करने के लिए, उनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए टिस्को वहां पे स्टैब्लिश की गई थी। तो टिस्को इंडिया की ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट कंपनी है, 1907 में स्टैब्लिश हुई थी, जबकि यहाँ पे लिखा है 1807, यानी हमें मिल गया इनकरेक्ट पेयर। क्या है इनकरेक्ट पेयर? है बी, ठीक है। यहाँ पे क्या होना चाहिए? यहाँ पे होना चाहिए 1907, ठीक। तो आपको मिल गया आंसर, लेकिन अभी मैं आपको, एक सेकेंड सॉरी, लेकिन मैं आपको बाकी जो ऑप्शन है उसके बारे में भी बताऊंगी। तो हमें पता चल गया यहाँ पे 1907 होना चाहिए था, यानी हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन बी, यानी ये दिस इज द आंसर। ये यहाँ पे टिक करती हूँ, ये दिस इज द आंसर, ठीक है। इसी के साथ मुझे एक क्वेश्चन भी याद आ रहा है कि एक क्विज है। चलिए, आज के लेक्चर का ये दो क्विज है। दूसरा क्विज है कि टिस्को वॉज फाउंडेड बाई, आप बताइएगा टिस्को कब फाउंड हुई थी? 1907 में, 1907 में, लेकिन किसने फाउंड किया था? तो ये आप मुझे बताइएगा, टिस्को वॉज फाउंडेड बाई, टिस्को वॉज फाउंडेड बाई, किसने फाउंड किया था? ठीक है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक, तो आज के दो क्वेश्चन हो गए। चलिए अगला मैं बताती हूँ। द फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस ऑफ इंडिया, यानी फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस मतलब क्या होता है? सेंसस मतलब होता है जनगणना, ठीक है, जनगणना। तो सबसे पहला ऑफिशियल सेंसस कब हुआ था? 1881 में हुआ था। तो हाँ, सबसे पहला जो ऑफिशियल सेंसस था वो 1881 में हुआ था। और उसके बाद से हर 10 इयर्स बाद इंडिया में सेंसस होता है, जनगणना होती है, जिसमें एस्टिमेट किया जाता है पॉपुलेशन साइज को। पॉपुलेशन क्या है? ठीक है, पॉपुलेशन साइज को एस्टिमेट किया जाता है। इसके साथ ही जितने भी डेमोग्राफिक फैक्टर हैं, डेमोग्राफिक फैक्टर मतलब डेमोग्राफिक फैक्टर्स, उनका भी रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। डेमोग्राफिक फैक्टर मतलब होता है कि एज, यानी किस एज ग्रुप की कितनी पॉपुलेशन है, जेंडर क्या है, कितने मेल कितने फीमेल हैं, उनकी एजुकेशन लेवल क्या है, ठीक है, फैमिली में कितने मेंबर हैं, तो सारा इस टाइप का डेटा भी मेंटेन किया जाता है। तो जनगणना सबसे पहले बार 1881 में हुई। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी है इसमें ओपनिंग ऑफ स्वेज कनाल 1869 में। तो हाँ, जो स्वेज कनाल है बहुत इंपॉर्टेंट कनाल है, ठीक है, इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट वाटरवे, इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कनाल, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट वाटरवे ऑफ द वर्ल्ड, यानी पूरे विश्व की जो इंपॉर्टेंट कनाल्स हैं, वाटरवेज हैं, उसमें एक है स्वेज कनाल, ठीक है। एंड इट ओपन इन ईयर 1869, ये 1869 में ओपन हुई थी। इट इज एन आर्टिफिशियल वाटरवे, ये एक आर्टिफिशियल वाटरवे है जो नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में जाती है, और ये वर्ल्ड की बता रही हूँ इंपॉर्टेंट वाटरवेज में से आती है। और स्वेज कनाल का इंडियन इकोनॉमी में अब कैसे ये रिलेटेड है ये बताती हूँ। एक्चुअली स्वेज कनाल के ओपन होने से इंडियन मार्केट से जो ट्रेड हो रहे थे, इंडियन मार्केट से जो ट्रेड हो रहे थे ना, यहाँ से जो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट हो रहे थे ना, उसकी कॉस्ट ऑफ जो ट्रांसपोर्टेशन है, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वो हेविली रिड्यूस हो गया, क्योंकि इससे डिस्टेंस कम हो गई। ठीक है, स्वेज कनाल के ओपन होने से जो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन था, इंडियन मार्केट से अगर कोई ट्रेड करता है तो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में हेवी रिडक्शन आया, जिससे वो जो प्रोडक्ट है कह लो और इकोनॉमिकल और इजी हो गया ट्रेड करना। ठीक है, और उसकी वजह से क्या हुआ कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उनका मोनोपोली कंट्रोल हो गया ओवर द इंडियन मार्केट, इंडियन मार्केट के ऊपर मोनोपोली कंट्रोल हो गया फॉरेन ट्रेड में ब्रिटिश का। ठीक है, तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्वेज कनाल, 1869 में ही ओपन हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फिलहाल आंसर मिल चुका है ऑप्शन बी, जो टिस्को है इट एस्टैब्लिश इट इनकॉर्पोरेटेड इन ईयर 1907। तो ये रॉन्ग दिया गया, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे ये रॉन्ग है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन क्या है, चाइना इनिशिएटेड डैश, चाइना ने ये इनिशिएट किया था इन ईयर 1958 दैट एम्स एट इंडस्ट्रियलाइजिंग द कंट्री ऑन अ मैसिव स्केल। तो चाइना ने क्या इनिशिएट किया था 1958 में, जिसका एम क्या था कि कंट्री में मैसिव स्केल पे यानी बहुत बड़े स्केल पे क्या हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो। तो चाइना ने क्या इनिशिएट किया था ईयर 1958 में, ये आपको बताना है। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है द ग्रेट प्रोलिटेरियन कल्चरल रिवॉल्यूशन किया था, या सेटिंग अप ऑफ SCZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेट किए थे, या इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म किया था, या ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन किया था। तो इसमें से क्या चाइना ने किया था ईयर 1958 से, जिसके तहत मैसिव स्केल, बहुत बड़े स्केल पे इंडस्ट्रियलाइजेशन किया गया? तो आपको ये बताना है। तो मैं बता देती हूँ, इन चारों ही ऑप्शन के बारे में बता देती हूँ, फिर आप खुद ही आंसर कर लेंगे। देखिए सबसे पहले बात करते हैं ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या है, ग्रेट प्रोलेटोरियन कल्चरल रिवॉल्यूशन, इसको शॉर्ट में मैं लिखती हूँ GPCR। तो ये GPCR है क्या? तो बता दूं, GPCR वॉज इंट्रोड्यूस इन ईयर 1965। ये जो GPCR है इसको 1965 में इंट्रोड्यूस किया गया था चाइना में, जिसके तहत चाइना के जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और चाइना के जो प्रोफेशनल्स हैं, उनको कहा गया था कि वो जाएं, ठीक है, चाइना में ट्रेवल करें, ठीक है, अंडरस्टैंड करें एंड वर्क करें, एंड दे लिव द कल्चर ऑफ द चाइना, जो चाइना का जो कल्चर है उसको समझें, उस पर काम करें, उसको समझने की कोशिश करें, ठीक है। पर्पस क्या था? पर्पस ये था कि जो ओल्ड ट्रेडिशन है चाइना का, ओल्ड ट्रेडिशन, चाइना का जो ओल्ड ट्रेडिशन है वो डाई ना हो, वो मर न जाए। ऐसा ना हो कि न्यू जनरेशन को पुराने कल्चर के बारे में पता ही नहीं है। तो ये जो रिवॉल्यूशन हुआ था, इसके तहत जो प्रोफेशनल है, जो स्टूडेंट है, उन्हें कहा गया था कि इंडिया के कल्चर पे काम करें, अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करें, उस पर काम करें। बेसिकली मेन ऑब्जेक्टिव था टू सेव द चाइनीज कम्युनिज्म, जो चाइनीज कम्युनिज्म है उसको सेव करना। दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस ग्रेट प्रोलेटोरियन कल्चरल रिवॉल्यूशन। ठीक। अगला क्या है, सेटिंग अप ऑफ SCZ। तो SCZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन होते हैं, ठीक है। SCZ क्या है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो SCZ बेसिकली वो एरिया होते हैं जहां पे बिजनेस या जो ट्रेड्स होते हैं, उसके जो लॉ, उसके जो कानून होते हैं ना, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री, ठीक है। पूरी कंट्री की बात करूं, SCZ अगर ये है, तो इस एरिया में जो ट्रेड होंगे, जो व्यापार होंगे, जो बिजनेस हाउसेज हैं, उनके जो लॉ है ना, दैट वुड बी डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द कंट्री। तो दिस इज SCZ। ठीक। इसका एम क्या होता है, SCZ का एम क्या है, ताकि ट्रेड और बढ़े, व्यापार और बढ़े, इन्वेस्टमेंट बढ़े, जॉब क्रिएशन हो। तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ SCZ। ठीक। अगला क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म। इकोनॉमिक रिफॉर्म किया गया था क्या, जिसकी वजह से इतना मैसिव स्केल पे इंडस्ट्रियलाइजिंग हुआ? या अगला ऑप्शन जो है काफी इंपॉर्टेंट है, दिस इज ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन। ये क्या है, ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन। तो ये क्या है, तो बता देती हूँ। ये जो एक बार मैं स्क्रीन क्लियर करती हूँ पहले। ये जो ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन है ना, दिस इज इंट्रोड्यूस इन ईयर 1958। ये इंट्रोड्यूस हुआ था ईयर 1958 में, और इसका काम क्या था, इसके तहत इंडस्ट्रियलाइजेशन, मैसिव स्केल पे इंडस्ट्रियलाइजेशन करने की कोशिश की गई थी चाइना में। और इसके तहत क्या किया गया था, इसके तहत इंकरेज किया गया था लोगों को कि वो ज्यादा से ज्यादा क्या इस्टेब्लिश करें, इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश करें, ठीक है। और एक बहुत खास बात है, इवन एट देयर बैकयार्ड, इवन एट देयर बैकयार्ड। बैकयार्ड मतलब जो पीछे जो आंगन है, घर के पीछे जो आंगन है, बैकयार्ड में ही इंडस्ट्री शुरू करो, बट एवरी वन हैज टू स्टार्ट द इंडस्ट्री। मैसिव स्केल पे इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है, तो वही ये कैंपेन है, ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन। तो चाइना ने इनिशिएट किया था यही GLFC, ग्रेट लीड फॉरवर्ड कैंपेन शुरू किया था 1958 में, जिसके तहत लोगों को इनकरेज किया गया था कि दे स्टैब्लिश द इंडस्ट्री स्टैब्लिश करें, इवन इन देयर बैकयार्ड, यानी बैकयार्ड यानी आंगन में भी भले ही शुरू करें, बट मैसिव स्केल मतलब बट इंडस्ट्री शुरू करें। तो भले ही छोटी इंडस्ट्री शुरू करें, ठीक है। तो इससे क्या हुआ था, कंट्री में मैसिव स्केल पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, ठीक है। तो दिस इज द आंसर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम यहीं पे आज का लेक्चर वाइंड अप करते हैं। अब अगले लेक्चर वीडियो में हम कुछ और लेक्चर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं पे तक रखते हैं। ये लेक्चर यूजफुल लगा तो प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।